Jai Hind friends, welcome to Muft Mein Shiksha, and today we are going to discuss chapter 3 of Political Science Constitution at Work. Chapter 3 is Election and Representation, चुनाव और प्रतिनिधित्व. तो हम आज तीसरा चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधित्व पे बात करने वाले हैं. इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, चुनाव और प्रतिनिधित्व दोनों इंटर रिलेटेड वर्ड्स है दोस्तों. तो हम इसका डिटेल में अभी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. चुनाव और प्रतिनिधित्व से हम क्या समझते हैं. मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो, समझ आप लोगों को पता है पहले से चुनाव और प्रतिनिधित्व क्या चीज़ है. बट इन डेप्थ हमारे डेमोक्रेसी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हमारे डेमोक्रेसी में इसकी क्या भागीदारी है, हम ये सब चीज़ें बहुत खूबसूरती से समझेंगे दोस्तों. जैसा कि हमने लास्ट 2 चैप्टर्स को डिटेल में समझ लिया है और ये हमारा 3rd चैप्टर है. सो we are going to discuss in detail. One more thing friends, I just want to add कि अगर आप लोग कोई खास टॉपिक को अगर पिछले 2 चैप्टर में नहीं समझे हो, आप मेरे को कमेंट्स में लिख के बताओ. मोस्ट प्रोबेबली मैं उस टॉपिक पे पर्टिकुलरली मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर, उसमें छोटा सा वीडियो बनाकर आपके लिए समझ के लिए फिर से एक डिटेल में उस पार्ट को बनाकर डाल दूंगा, सो दैट इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग इज़ नॉट क्लियर, आप लोगों को क्लियर हो जाए. क्योंकि मेरा एम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों तक सही शिक्षा पहुंचाना है और मेरा लक्ष्य है कि आप लोग सही से समझे, इन डेप्थ समझे और समझदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग, हैव यू एवर प्लेड चेस? व्हाट वुड हैपन इफ द ब्लैक नाइट सडनली स्टार्ट मूविंग स्ट्रेट रादर देन 2.5 स्क्वायर? तो चेस में अगर घोड़ा आपको 2.5 कदम चलने के बजाय अगर सीधा चलने लगे तो क्या होगा. एंड इसी तरीके से अगर क्रिकेट के खेल में अगर अंपायर्स नहीं हो तो क्या होगा. सो ऑल दिस क्वेश्चंस आर देयर कि अगर कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, कोई भी खेल आप खेलते हैं, तो उसमें यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स. कुछ रूल्स आपको मानने होते हैं और वो रूल्स जनरली क्या होता है, द चेंज द रूल्स एंड द आउटकम ऑफ द गेम वुड बी वेरी डिफरेंट. सो जैसे ही अगर आप रूल चेंज कर देते हैं उनका गेम का आउटकम बदल जाता है. तो सिमिलरली गेम नीड्स एन इम्पार्शियल umpire whose decision is accepted by all the players. The rules and the umpires have to be agreed upon before we begin to play a game. So जैसा कि हम कोई भी खेल खेलते हैं तो अंपायर जो रूल होना चाहिए वो सबको पहले से पता होना चाहिए. खेल स्टार्ट होने के पहले रूल पता होना चाहिए, बिफोर वी बिगिन द गेम, एंड इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल द प्लेयर्स. और सारे प्लेयर्स को वो रूल एक्सेप्टेड होना चाहिए. एंड द अंपायर जो है वो इम्पार्शियल होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए. देन ओनली वो ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप आएगा और सही गेम का आउटकम होगा जो किसी भी पार्शियलिटी से परे होगा, जिस गेम का रियल आउटकम आएगा जिसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. सो जो इस खेल के लिए सही है दोस्तों, वट एवर इज ट्रू ऑफ ए गेम इज ऑल्सो ट्रू ऑफ इलेक्शन. तो जो इस खेल के लिए सही है, चुनाव के लिए भी वही सही है. देर आर डिफरेंट रूल्स और सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस. इलेक्शन करने के बहुत तरीके के सिस्टम है, डिफरेंट तरीके हैं. हाउएवर द आउटकम ऑफ द इलेक्शन डिपेंड्स ऑन द रूल्स वी हैव अडॉप्टेड. तो जो रूल्स हमने अडॉप्ट किया, हमारी कंट्री भारत ने जिस रूल्स को अडॉप्ट किया, उस हिसाब से हमारा आउटकम, इलेक्शन का आउटकम इस पर डिपेंड करेगा. वी नीड सम मशीनरी टू कंडक्ट द इलेक्शन इन एन इम्पार्शियल मैनर. यस, लाइक अंपायर, जैसे क्रिकेट में आपका अंपायर है, यहाँ पे भी एक इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए एक इम्पार्शियल अंपायर होना चाहिए, है ना. एंड हम देखते हैं कि इंडिया में वो अंपायरिंग का काम या इम्पार्शियल तरीके से कंडक्ट करने का काम कौन करता है. विल कम टू नो दैट. सिंस दिस 2 डिसीजंस नीड टू बी टेकन बिफोर द गेम ऑफ द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कैन बिगिन, दीज कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनी गवर्नमेंट. सिंस आप लोगों को मालूम है कि जो चुनाव होता है उसमें सरकार जो एक पॉलिटिकल पार्टी के एक या कुछ ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट से चलती है और वो खुद भी चुनाव में है. तो जो पार्टीज सरकार में है और उनको भी चुनाव लड़ना है और उनको उस चुनाव के रिजल्ट पर डिसीजन होगा कि अगली बार वो सरकार बनेगी या नहीं बनेगी. तो इट मीन्स कि सरकार तो चुनाव नहीं करवा सकती, है ना दोस्तों. आप ही बैट्समैन हैं, आप ही प्लेयर हैं और आप ही अंपायर बन जाए तो फिर तो आप कभी आउट ही नहीं होंगे. बॉलर बॉल किए जा रहा, आप नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल यही करते रहेंगे एंड यू विल विन द गेम. सो सिमिलरली गवर्नमेंट का जो चुनाव होता है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होती है एंड accordingly
दोज पॉलिटिकल पार्टीज और ऑल्सो फाइटिंग द इलेक्शन, वो भी चुनाव लड़ रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है चुनाव करने का कार्यक्रम। सो समझ लीजिए दोस्तों, आप लोगों को अगर अभी तक लग रहा है कि चुनाव सरकारें करवाती है, तो ऐसा नहीं है। यस, सरकार की जो तंत्र है, व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जो मशीनरी है, वो यूज ज़रूर होता है, बट देन इलेक्शन का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है। विल कम टू नो दैट हु इज दैट। नाउ हु इज द अंपायर इन इंडियन इलेक्शन, क्या कौन है वो अंपायर, अभी हम देखेंगे। दैट इज वाई दिस बेसिक डिसीजंस अबाउट इलेक्शंस आर रिटन डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। और चूंकि हर एक गेम के पहले रूल्स पहले से डिसाइड होने चाहिए, तो सिमिलरली इसमें भी हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में संविधान में पहले से लिखा हुआ है कि इलेक्शन कैसे होंगे। सो इस चैप्टर में हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग इलेक्शन, क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है चुनाव के जुड़े हुए, एंड रिप्रेजेंटेशन एंड प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, चुनावी प्रावधान क्या क्या है, हम ये पढ़ने वाले हैं। वी शैल फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मेथड ऑफ इलेक्शन, ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्शन चोजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमारे संविधान में जिस चुनाव पद्धति को, मेथड ऑफ इलेक्शन, जिस चुनाव पद्धति को चुना गया है, स्वीकार किया गया है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड इम्प्लीकेशन, और इसका क्या असर है, इम्प्लीकेशन है, इफेक्ट है ऑन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग इम्पार्शियल मशीनरी एंड कंडक्टिंग इलेक्शन। और ये जो मेथड है, जो पद्धति चुनी गई है चुनाव के लिए, इससे हम हमारे देश में एक इम्पार्शियल निष्पक्ष मशीनरी सेटअप करके चुनाव करवाने की, चुनाव करवाने की जो प्रक्रिया है, इसमें इसका क्या असर पड़ता है इस चुनाव पद्धति का, ये भी हम इसमें समझेंगे। सो बेसिकली जो हमारा मेथड ऑफ इलेक्शन है, जो हमारे संविधान में लिखा गया है, जो हमारे संविधान ने जिसको चूज़ किया, वो कैसे इम्पार्शियल होकर ये इलेक्शन करवाता है, उसके प्रोविजन से कैसे इम्पार्शियल इलेक्शन होता है हमारे कंट्री में, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। एंड सिमिलरली हम थोड़ा ये भी पढ़ने वाले हैं कि सम सजेशंस फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन दिस रिस्पेक्ट, तो हम अपने संविधान में कुछ इस प्रावधानों को संशोधित करने के लिए कुछ सुझाव हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। सो आफ्टर दिस रीडिंग दिस चैप्टर व्हाट यू वुड अंडरस्टैंड, जैसा कि दोस्तों एम ऑफ द, आई ऑलवेज कीप टेलिंग यू, एम हैज़ टू बी वेरी क्लियर, हम क्या लक्ष्य पाने वाले हैं वो हमें पता होना चाहिए, और इस चैप्टर में भी हमारा लक्ष्य क्या है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि हमारा लक्ष्य क्या है। डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्शन, हम सबसे पहले समझेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन, चुनाव करने की क्या विभिन्न विधियां हैं, है ना, क्या विभिन्न पद्धतियां। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन अडॉप्टेड इन आवर कंट्री, ठीक है, हमारे देश में जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन चुना गया है, ठीक है, उसकी क्या विशेषताएं, जो चुनाव व्यवस्था भारत में चुनी गई है, भारत में के संविधान के द्वारा भारत में चुनाव व्यवस्था जो चुनी गई है, उसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रोविजंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हम बार बार बात तो कर रहे हैं कि इलेक्शन इम्पार्शियल तरीके से होना चाहिए, तो मकसद क्या है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, बट इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्यों जरूरी है, इसकी क्या महत्व है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधानों का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, दैट विल अंडरस्टैंड। एंड लास्ट वन, द डिबेट ऑन द इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स, चुनाव सुधार पर होने वाली जो डिबेट है, जो बहस है चुनाव सुधार के ऊपर, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और इन डिटेल समझेंगे। सो यस फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फॉर द फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। आप सबको मालूम होगा, आई थिंक कि ऐसा तो कोई विद्यार्थी नहीं है जिसको इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी नहीं मालूम है। आई होप बाय नाउ यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी का बेसिक शाब्दिक अर्थ तो आप जरूर जानते होंगे। विल डिस्कस इन डिटेल इनके कॉन्सेप्चुअल मीनिंग को हम थोड़ा और खंगालते हैं और डीप में समझते हैं कि चुनाव और लोकतंत्र, है ना। सो इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, सो हम दो, जैसा कि चैप्टर हमें बोल रहा है कि लेट्स स्टार्ट विद टू सिंपल क्वेश्चन। सो पहले हम दो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या चुनाव के बिना लोकतंत्र कायम रह सकता है, विदाउट होल्डिंग इलेक्शन कैन वी हैव डेमोक्रेसी, दैट्स अ वेरी वाइटल क्वेश्चन, लेट्स अंडरस्टैंड। एंड कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी, और क्या हम चुनाव करवा सकते हैं अगर डेमोक्रेसी नहीं है, तो अगर लोकतंत्र नहीं है तो क्या चुनाव हो सकता है।
समझते हैं दोस्तों, आप लोगों के मन में अभी थोड़े बहुत कुछ कुछ के सवाल आए, सॉरी इन सवाल के जवाब आए होंगे, बट इन आपके मन के में जो जवाब हैं उसको हम धीरे धीरे समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रिमाइंड्स अस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन लार्ज डेमोक्रेसी ना। पहला प्रश्न हमें एक बड़े लोकतंत्र में, लार्ज डेमोक्रेसी, इंडिया इज लार्ज डेमोक्रेसी, बड़े लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन? बिना इलेक्शन करवाए क्या डेमोक्रेसी पॉसिबल है? ऑल सिटीजन्स कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन मेकिंग एवरी डिसीजंस। यस, इतने बड़ा लोकतंत्र है भारत जैसे बड़े लोकतंत्र, या भी अन्य विभिन्न विभिन्न बड़े कंट्रीज जो हैं जहाँ बड़े लोकतंत्र है, यहाँ क्या ऑल सिटीजन्स कैन नॉट टेक पार्ट? सारे नागरिक तो भाई हर एक डिसीजन मेकिंग में हर एक नागरिक तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकता डायरेक्टली। सो देयर फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाई द पीपल। सो देन प्रजातंत्र में जो लोकतंत्र है उसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड, है ना, हमारे रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किए जाते हैं। दिस इज हाउ इलेक्शंस बिकम इम्पॉर्टेंट। तो ये ऑटोमेटिकली अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करना है तो हाउ विल यू डू इलेक्शन? चुनाव का तरीका होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, और देन ऑटोमेटिकली इलेक्शन विल बिकम इम्पॉर्टेंट। सो वेन एवर वी थिंक ऑफ इंडिया एज डेमोक्रेसी, आवर माइंड इनवेरिएबली टर्न्स टू द लास्ट इलेक्शन। Elections have today become the most visible symbol of democratic process. So democratic process का जो most विजुअल, जो दिखता हुआ, जो हमें सबसे ज़्यादा अपने सहज जो दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से, वो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे माइंड में बेसिकली लगता है कि इलेक्शन इज़ द मोस्ट विजुअल सिम्बॉल, है ना, मोस्ट विजुअल सिम्बॉल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। वी ऑफन डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, हम प्राय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। A direct democracy is one where the citizens directly participate in the day-to-day decision making and in the running of the government. So जैसा कि नाम ही है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा कि जो नागरिक हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे, डेली डे टू डे के डिसीजंस जो होंगे, उस सरकार के जो भी डिसीजंस होंगे डे टू डे के, उसमें नागरिक डायरेक्ट प्राप्त। सो इतने बड़े लोकतंत्र में, जो बड़े लोकतंत्र है वहाँ पॉसिबल नहीं। यस, देयर आर कंट्रीज वेयर दिस इज देयर। So ancient city states in the Greece were considered examples of direct democracy. ठीक है, so पहले ग्रीस में, जो पुराना यूनान था, वहाँ पे ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता था वहाँ के कुछ शहरों में। Many would have considered local governments, especially gram sabhas, to be the closest examples of the direct democracy. But this kind of democracy cannot be practiced when a decision has to be taken by lakhs and crores of people. That is why rule by the people usually means rule by the people's representatives. So कहना चाह रहे हैं कि अगर आप देखेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो मोस्टली जो हमारे ग्राम सभा होते हैं, जो गाँव में चुनाव होती है, तो वहाँ ग्राम सभा जो होता है उनका जो डिसीजन लिया जाता है, गांव के लोग मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं, गांव के सभी वयस्क लोग मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं, और वो कुछ कुछ गांव के स्तर पर डिसीजंस लेते हैं। तो वो एक तरह का हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। बट जहाँ पे लाख करोड़ लोगों की जनसंख्या है, भारत जैसी कंट्री जहाँ पे 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हों और मोर देन 90 करोड़ पीपल आर द एलिजिबल एज फॉर वोटिंग, सो इतने बड़े कंट्री का आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं इलेक्शन, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं करवा सकते हैं सरकार के डे टू डे कार्यक्रमों में। सो देन पीपल रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके चुनने की ज़रूरत हो जाती है। सो इन सच एन अरेंजमेंट सिटीजन्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु इन टर्न आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन गवर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग द कंट्री। सो जिनको हम चुनते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं हमारे, दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन गवर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग द कंट्री। और सरकार में शासन व्यवस्था लागू करने के लिए वो हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, दे बिकम द मेन members to do all these activities. The method followed to choose these representatives is referred to as election. तो ये क्या है, जो इस representatives को चुनने का जो तरीका है ना, the method followed to choose these representatives is referred to as election. So आप समझ गए कि चुनाव है क्या। तो चुनाव कुछ भी नहीं है, बस बेसिकली जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जिस तरीके से चुनते हैं वही एक चुनाव है, उसी को चुनाव बोलते हैं। दस द सिटीजन्स हैव द लिमिटेड रोल इन टेकिंग मेजर डिसीजंस। नागरिकों को लिमिटेड रोल है डिसीजंस एंड इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन के चलाने में, प्रशासन को रन करने में नागरिकों का डायरेक्ट वे में बहुत लिमिटेड रोल है। दे आर नॉट वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेकिंग पॉलिसीज। सो पॉलिसीज़ का जो
नीतियां हैं सरकार की, पॉलिसीज़ जो हैं उसको बनाने में हमारी कोई डायरेक्ट सक्रिय भूमिका नहीं होती है। सिटीजन्स आर इन्वॉल्व ओनली इनडायरेक्टली थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो नागरिक उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो निर्वाचित प्रतिनिधि उसके द्वारा ही सिटीजन्स इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्ट हमारा पॉलिसी मेकिंग या डे टू डे रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन में जनता का कोई रोल होता नहीं है। In this arrangement, where all major decisions are taken by elected representatives, the methods by which people elect their representatives become very important. So जहाँ पे हमारे representatives के द्वारा ही यहाँ पे सारा डिसीजन लिया जा रहा है, वो हमारे डे टू डे रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व है, वो हमारे पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व है, तो इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। ऑफ कोर्स जो हम सब की ज़िंदगी के डे टू डे की ज़िंदगी का डिसीजंस लिया जा रहा है और जो व्यक्ति ले रहा है उसको हम चुनकर भेज रहे हैं, तो देन ऑफ कोर्स इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम किसी खराब व्यक्ति को चुनेंगे तो वो खराब ही डिसीजन लेगा और उसका इम्पैक्ट हमें ही झेलना पड़ेगा। तो अगर हम लोगों के लिए ही कोई व्यक्ति अगर हम लोगों के बिहाफ में, ऑन आवर बिहाफ somebody is taking decision, somebody is participant, somebody is making policies on our behalf, it becomes more important कि we सेलेक्ट गुड पीपल। सो यहाँ पे जो इलेक्शन करने का प्रोसीजर है ना, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कैसे इलेक्शन होता है, क्या तरीका है इलेक्शन का। सो द मेथड बाय विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विल कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन था कि कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? क्या हम चुनाव करवा सकते हैं जहाँ पे लोकतंत्र ही नहीं हो? तो देखते हैं। So the second question reminds us of the fact that not all elections are democratic. सारे चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। A large number of non-democratic countries also hold elections. So बहुत सारे जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ भी चुनाव होते हैं। In fact, non-democratic rulers are very keen to present themselves as democratic. समझा? चोर की दाढ़ी में तिनका सॉरी। सो बेसिकली जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं, जो ज़्यादातर गैर लोकतांत्रिक शासक होते हैं, वो स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने में लगे रहते हैं और वो चुनाव करवाते रहते हैं। वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं चुनाव कराने में, बिकॉज वो खुद ही उनको मालूम है कि द बैक ऑफ देयर माइंड दे आर अवेयर कि यार मैं तो डेमोक्रेटिक हूँ ही नहीं, मैं तो अपना ऑटोक्रेटिक रूल चला रहा हूँ इनडायरेक्टली हिडन वे में। सो वो कंडक्ट कराते रहते हैं इलेक्शन। सो दे डू सो बाय होल्डिंग इलेक्शन इन सच ए वे दैट इट डज नॉट थ्रेटन देयर रूल। तो ऐसे चुनाव कराते हैं कि उस चुनाव का जो आउटकम हो उनके फेवर में हो, उनका शासन नहीं चला जाए। तो ऑफकोर्स वो ऐसा चुनाव करवाते हो जस्ट दिखाने के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, समाज को या वर्ल्ड फोरम में एक जस्ट मैसेज देने के लिए कि हाँ नहीं चुनाव हुआ और मैं चुनाव से जीत के एक लोकतांत्रिक शासक बनकर आया हूँ। वो इस कन्फ्यूज़न को क्रिएट करने के लिए ऐसे चुनाव करवाते हैं। सो कैन यू थिंक ऑफ सच सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन? आप अपना उदाहरण सोच सकते हैं। बट व्हाट डू यू थिंक वुड डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक from a non-democratic election? What can be done to ensure that elections in the country would be conducted in a democratic way? We'll come to all these things. So this is where constitution comes in. हम जो अभी सवाल पूछें कि what do you think to distinguish, आप कहाँ पे कैसे डिस्टिंग्विश करो कि डेमोक्रेटिक सेटअप है या नॉन डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ इलेक्शन हो रहा है, एंड हाउ वुड यू इंश्योर दैट द इलेक्शन इन द कंट्री वुड बी कंडक्टेड? किस तरीके से चुनाव एक लोकतांत्रिक तरीके से एक देश में करवाया जाए। सो इन सब चीज़ों का जो डिटेल समझने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पास जाना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री लेज डाउन सम बेसिक रूल्स। क्या करता है संविधान? एक लोकतांत्रिक कंट्री का, एक डेमोक्रेटिक कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिक रूल सेट करता है अबाउट इलेक्शन। दिस डिटेल्स आर यूजुअली लेफ्ट टू बी वर्कड आउट बाई लॉज पास्ड बाई द लेजिस्लेचर। और ये जो लेजिस्लेचर्स है ना, जो हमारी विधायिका है, उसके द्वारा विस्तृत तरीके से कानून बनाया जाता है, लॉ पास किया जाता है, एंड देन दिस बेसिक रूल्स आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द लॉ। एंड दिस बेसिक रूल्स यूजुअली एक जनरली सामान्यतः ये रूल्स क्या क्या हैं? बेसिक रूल जो चुनाव के जुड़े हुए, हु इज़ एलिजिबल टू वोट? फर्स्ट थिंग, वोट करने के लिए कौन योग्य है, कौन कौन व्यक्ति वोट कर सकता है। हु इज़ एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट? चुनाव में लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन व्यक्ति योग्य है। Who is to supervise the election? चुनाव की देख रेख कौन करेगा, है ना। एंड हाउ डू वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स? जो मतदाता है वो अपने प्रतिनिधि को कैसे चुनेंगे। एंड हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड? जो वोटों की गिनती है
मतदान की जो मतगणना है वो कैसे की जाएगी, वोटों की गिनती कैसे की जाएगी, एंड जो हमारे प्रतिनिधि है उनका चुनाव कैसे होगा. सो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल क्वेश्चंस विच हैज़ टू बी एड्रेस्ड एज पर लॉ. एंड ये है लाइक मोस्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, जो ज़्यादातर जो लोकतांत्रिक संविधानों की हम देखते हैं उसी की भांति द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस. भारत के संविधान में इन सारे सवालों का जवाब निहित है. As you can see, the first three questions are about ensuring that elections are free and fair. तो जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं वो हु इज एलिजिबल टू वोट, हु इज एलिजिबल टू कंटेस्ट एंड हु इज टू सुपरवाइज. कौन वोट करेगा, कौन चुनाव में लड़ेगा और कौन इसको सुपरवाइज करेगा. सो दीज क्वेश्चंस आर इंश्योरिंग, ये इंश्योर करते हैं, ये आश्वस्त करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ना, जो चुनाव हो एक स्वतंत्र हो और निष्पक्ष तरीके से हो, एंड कैन दस बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक. तो जिसे इस अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये डेमोक्रेटिक चुनाव है, ये एक लोकतांत्रिक चुनाव है. एंड द लास्ट 2 क्वेश्चंस, व्हाट आर द लास्ट 2 क्वेश्चंस? द लास्ट 2 क्वेश्चंस वेयर हाउ डू वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउ द वोट्स आर काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड. सो आर अबाउट एंश्योरिंग ए फेयर रिप्रेजेंटेशन. तो पहले में सिर्फ निष्पक्ष चुनाव की बात ही हम पहले कर रहे थे कि निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा, फ्री एंड स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव. दूसरा में क्या, जो उसके चुनाव लड़ने वाले जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनका जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो उनका जो पार्टिसिपेशन हो वो कैसे निष्पक्ष हो सकता है. मतलब हाउ टू इंश्योर ए फेयर रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व को निष्पक्ष कैसे किया जा सकता है ना, लक्ष्य न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व करने का है ना, फेयर. इन दिस चैप्टर यू विल कंसिडर बोथ दिस एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. तो हम दोनों एस्पेक्ट्स को आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं दोस्तों. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, भारत में चुनाव की क्या व्यवस्था है हम लोग अच्छे से समझेंगे आज. सो विल कम टू नो दैट कि हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया, एंड देन फिर आप चुनाव के ज्ञाता हो जाएंगे. may have noted that you may have noted above a reference to different methods or systems of election. You may have wondered what these were all about. You may have seen or read about different methods of electioneering or campaigning in the elections. समझिए, तो आपने विभिन्न तरीके के चुनाव के प्रचार किए जाने के आप जो डिफरेंट तरीके हैं उन सब के बारे में आपने कभी पढ़ा है. बट व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन एंड देयर इज ए सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस. सो देयर आर ऑथोरिटीज एंड रूल्स अबाउट डूज एंड डोंट्स, है ना. चुनाव संचालन करने की एक व्यवस्था है और इसके लिए जो प्राधिकार है, ऑथोरिटीज़ है और नियम है, और उसमें बताए जाते हैं कि जो अथॉरिटीज़ जो नियम्स में बताए जाते हैं क्या डूज एंड डोंट्स, क्या करने योग्य चीज़ें हैं और क्या नहीं करने योग्य चीज़ें, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब डिफाइंड होता है. इज दैट व्हाट इलेक्शन सिस्टम इज ऑल अबाउट? क्या सिर्फ इतना ही है? सो यू मे हैव वंडर्ड व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू राइट डाउन हाउ द वोट्स आर टू बी काउंटेड एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड. तो आपको आश्चर्य हो रहा होगा ये सब सोचकर कि यार संविधान में सब लिखने की क्या ज़रूरत है कि मतगणना कैसे होगी, प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे. सो इजंट दैट वेरी ऑब्वियस कि आपको लग रहा होगा कि यार ये तो आपके मन में ऐसा ख्याल हो रहा है कि तो बहुत सिंपल है, वो आप पहले से क्लियर है. बट ऐसा है नहीं दोस्तों. चुनाव में इसको हम समझते हैं पीपल गो एंड वोट. आपके लिए सिर्फ ऐसा लग रहा होगा कि लोग जाते हैं, वोट देते हैं, जो जीत गया वो हो गया. बट इट्स नॉट सो सिंपल. द कैंडिडेट हु गेट्स हाईएस्ट वोट्स गेट इलेक्टेड. दैट इज व्हाट इलेक्शन आर ऑल ओवर द वर्ल्ड. व्हाई डू वी नीड टू थिंक अबाउट इट? सो ये अभी तक आप जान रहे हैं कि जो वोट किया, जो ज़्यादा वोट आया वो जीत गया. बट इस पर सोचने की ज़रूरत क्यों है वो हम अभी समझते हैं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, क्यों इस चीज़ को संविधान में लिखा जा रहा. इतनी सिंपल सी चीज़ें जो अपीयर हो रही है कि ये काफ़ी सिंपल है, इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा. सो वी नीड टू, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट एज सिंपल एज इट अपीयर्स टू अस, है ना. ये जितना सरल हमें दिखता है या जितना सरल हमें लग रहा है उतना है नहीं. वी हैव गॉट सो यूज टू आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन दैट वी थिंक दैट देयर कैन नॉट बी एनी अदर वे. जनरली हम अपने देश में जो चुनाव के तरीके देख रहे हैं उससे हम इतने आदत हो गई हमारी, हमें ऐसा लगता है कि बस यही एक रास्ता है, यही एक तरीका है चुनाव का और ये सही है. बट ऐसा नहीं है. इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल वोट एंड देयर प्रेफरेंस डिसाइड्स हु विल विन द कंटेस्ट. सो
एक लोकतांत्रिक चुनाव व्यवस्था में लोग वोट करते हैं और उनके प्रेफरेंस, जिनको वो वोट करते हैं उनकी जो प्रेफरेंस होता है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि चुनाव जीतेगा कौन। उनकी इच्छाओं पे वोट को डिपेंड करता है। बट देयर कैन बी वेरी डिफरेंट वेज इन विच पीपल मेक देयर चॉइसेस, है ना। तो जो लोग हैं जो अपना पसंद रखते हैं चुनाव में, वो उनको अपनी जो रुचि है चुनाव के प्रति, वो बहुत बहुत डिफरेंट तरीके से वो अपने रख सकते हैं अपने प्रेफरेंस को। एंड वेरी डिफरेंट वेज इन देयर प्रेफरेंस कैन बी काउंटेड। एक तो वो अपने प्रेफरेंस को व्यक्त बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, और दूसरा उनके जो प्रेफरेंसेस है उसको बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काउंट किया जा सकता है। आप लोगों को अभी शायद ये पूरा डिटेल में समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या सवाल कर रहा हूँ। यार चुनाव तो है, गया वोट दिया, वोट काउंट किया, जिसका ज़्यादा है वो जीत गया। बट इट इज़ नॉट ऑल ओवर, इलेक्शन इज़ नॉट इन फैक्ट इवन इन इंडिया। आई एम जस्ट गोइंग टू कम, आगे हम पढ़ेंगे कि भारत में भी सिर्फ ऐसे ही चुनाव नहीं होते हैं, और भी तरीके से चुनाव होते हैं इन डेमोक्रेटिक सेटअप ओनली। हमारे लोकतंत्र में भी और भी सिंपल ऐसे वोट काउंटिंग के, सिंपल वोट काउंट किया और जिसका ज़्यादा आ गया वो जीत गया। हर एक इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। यस, आई विल कम टू दैट कि कौन से इलेक्शन में किस तरीके से काउंटिंग होती है और प्रेफरेंसेस कैसे काउंट किए जाते हैं। दीज डिफरेंट रूल्स ऑफ द गेम कैन मेक अ डिफरेंस टू हु द विनर ऑफ द गेम बी। सो इन दिस मेथड्स पे कि कैसे वोटिंग होगी, कैसे काउंटिंग होगा, कैसे प्रेफरेंस डिसाइड किया जाएगा, इन सब के बेसिस पे रूलर जो इन सब रूल्स ऑफ द गेम के हिसाब से जो विनर है वो बदल सकता है। सो सम रूल्स कैन फेवर बिगर पार्टीज, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो बड़ी पार्टियों को मदद करते हैं। सम रूल्स कैन हेल्प द स्मॉलर प्लेयर, और कुछ ऐसे रूल्स हैं जहाँ जो छोटे खिलाड़ी हैं, जो स्मॉल प्लेयर हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, उनको फ़ायदा होता है। बट सम रूल्स कैन फेवर द मेजोरिटी कम्युनिटीज, अदर्स कैन प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी। कहीं पे मेजोरिटी कम्युनिटी को फ़ायदा हो सकता है कोई रूल के हिसाब से, माइनॉरिटी की सुरक्षित, माइनॉरिटी के जो चीज़ें हैं वो सुरक्षित रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। सो हम डिटेल में देखते हैं। सो पहला सिस्टम जो हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPPS। सो यहाँ एक नव भारत टाइम्स का एक ये आर्टिकल दिखाया गया है कि पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत, है ना। ये एक पुराना न्यूज़पेपर आर्टिकल है, नाउ सी इट टॉक्स वन हिस्टोरिक मोमेंट इन इंडियाज डेमोक्रेसी इन लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1984, है ना। 1984 के चुनाव के बारे में ये फोटो है और बोलता है, ये बात कर रहा कि द कांग्रेस पार्टी केम टू पावर विनिंग 415 ऑफ 543 लोकसभा सीट्स। इंदिरा गांधी जी की डेथ होने के बाद जो चुनाव होता है 1984 में, राजीव गांधी जी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी लड़ती है चुनाव, एंड 543 लोकसभा सीट जो हमारे लोकसभा में टोटल 543 सीट्स है जिसके लिए इलेक्शन लड़े जाते हैं, उसमें से 415 सीट्स, मतलब मोर देन 80% सीट्स लोकसभा जीत जाती है। सो सच ए विक्ट्री वॉज नेवर अचीव्ड बाई एनी पार्टी। वो किसी भी पार्टी के द्वारा ऐसा विक्ट्री अचीव नहीं किया गया था, और आज तक नहीं किया गया, उस समय तक नहीं किया गया था और आज तक भी नहीं किया गया था। इस बार एम कर रही थी कुछ पार्टियां कि हम 400 तक जाएं, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाए। सो व्हाट डिड दिस इलेक्शन शो, ये क्या दिखाता है, ये क्या दर्शाता है ये चुनाव। द कांग्रेस पार्टी वॉन 4/5 ऑफ द सीट्स, है ना, 4/5, 4/5, है ना, सीट्स वो जीत गए। डज इट मीन दैट 4 आउट ऑफ 5 इंडियंस वोटेड फॉर द कांग्रेस पार्टी। तो इसका मतलब क्या ऐसा है कि हर 5 व्यक्ति जो वोट करने गए उसमें से हर चौथा व्यक्ति कांग्रेस के लिए वोट किया था? एक्चुअली नहीं है दोस्तों, ये हम अभी समझते हैं। टेक ए लुक एट द इनक्लोज टेबल। द कांग्रेस पार्टी को सिर्फ उस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 48% वोट आए थे, मतलब 50% वोट भी नहीं आए थे। बट सीट्स कितने हैं? सीट्स आप देखेंगे तो 415 आउट ऑफ 543, मोर देन 80%। बट इफ़ यू आर सेइंग कि वोट्स कितने आए, तो वोट तो 48% है, 50% से भी कम है। सो देयर इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट। ये चुनाव होता कैसे है, कौन सा सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, किस तरीके से वोटों की गणना होगी, मतगणना कैसे की जाएगी, प्रक्रिया क्या है, और प्रेफरेंसेस कैसे डिसाइड करेंगे। ऑल दिस फैक्टर्स प्ले ए रोल एंड अकॉर्डिंगली। बट यस, ऐसा नहीं है कि अनफेयर है, ऑल दिस रूल्स आर फेयर बिकॉज दिस रूल्स आर प्री डिसाइडेड। वो चुनाव में जाने से पहले आप लोगों को पता होता है कि इस तरीके से ये होने वाला। बीजेपी उस चुनाव की एक और देखिए, बीजेपी गॉट 7.4% वोट। बीजेपी को चुनाव में 7.4% वोट्स आए थे, है ना। सो यू कैन सी कि 7%, 4%, लेकिन जो नंबर ऑफ सीट्स बीजेपी को मिली, नंबर ऑफ सीट मिली बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली, और कांग्रेस को 48% वोट्स आए और इसको 415 सीट मिले।
है ना. सो यू कैन सी द डिफरेंस. अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 7 7 जा 49 या 7 6 जा 42, तो सब 6 to 7 टाइम्स है और अप्रॉक्सीमेटली, है ना. बट दिस नंबर ऑफ सीट्स देखिए आप 212 टाइम्स सीट्स ज़्यादा है. सो हाउ डज दिस एंड सी द अनदर स्ट्रेंज थिंग आई टेल यू, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा 6.7% वोट्स मिल रहे हैं जनता पार्टी को, और जनता पार्टी 10 सीटें ले रही है. सो बीजेपी के पास 7.4% है और 2 ही सीट है. इसके पास 6.7% वोट है लेकिन इसके पास 10 सीट है. सो दिस थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड इन डिटेल. दिस हैपेंड बिकॉज इन आवर कंट्री वी फॉलो ए स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शन. हम अपने देश में एक स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शन को फॉलो करते हैं, और उसमें क्या है कि अंडर दिस सिस्टम द इंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. भारत में पूरे सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड कर, पूरे देश में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, है ना, निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है. ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव्स, और हर एक में सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है. और तीसरी बात है द कैंडिडेट्स हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड. सो जिस व्यक्ति को उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज़्यादा सीट्स मिलते हैं, सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, है ना, इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड. सो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे देश को बांट दिया गया. हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही रिप्रेजेंटेटिव जीतेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव सबसे जीतेगा, और जो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने कैंडिडेट खड़े हो, 50 कैंडिडेट खड़े हो, 100 कैंडिडेट खड़े हो, उसमें से जिनको सबसे ज़्यादा वोट आएगा वो जीत जाएगा. सो नाउ आप समझते हैं कि इस सिस्टम में हो क्या रहा है. सो द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर ए मेजोरिटी ऑफ द वोट. सो लाइक दोस्तों, अगर यहाँ पे 4 कैंडिडेट खड़े हैं, जस्ट मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे 4 कैंडिडेट खड़े हैं, तो 4 कैंडिडेट खड़े हैं तो ए, बी, सी और डी, ये चारों इलेक्शन में खड़े हैं. और टोटल नंबर ऑफ वोट जो है, सपोज दैट कि टोटल नंबर ऑफ वोट जो लोग वोट करने वाले हैं वो 100 हैं, है ना. तो 100 लोग मिलकर वोट करने वाले हैं. तो सपोज दैट डी को आपको 10 वोट आए, है ना, बी को आपको 20 वोट आए, तो 20 और 10 30 वोट आ गए. और सॉरी, सी को 20 वोट आ गए, आई हैव मिस्टेक. डी को 10 वोट आए हैं, सी को 20 वोट आए हैं, बी को हम रख लेते हैं कि 30 वोट्स आए. 30 20 50 और 50 10 60, तो 30 20 50, 50 + 10 60. तो ऑफकोर्स ए को 40 वोट आए. सो नाउ अब हम इस सिस्टम में समझते हैं. इस सिस्टम में हो क्या रहा है कि अगर आप देखिएगा तो हु इज़ द विनर? द विनर इज ए इज़ द विनिंग कैंडिडेट. सो यहाँ से एक कैंडिडेट जीत गया ए, बट हाउ मच परसेंटेज ऑफ वोट ही हैज़ गॉट? ही हैज़ नॉट गॉट इवन 50% ऑफ द वोट, ही हैज़ जस्ट गॉट 40% ऑफ द वोट. 60 लोगों ने ए को नहीं वोट किया है, सिर्फ 40 लोगों ने ए को वोट किया है, लेकिन फिर भी ए जीत जाता है ना. सो इस सिस्टम में ऐसा हुआ कि ए जीत गया. सो दिस मेथड इज कॉल्ड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, FPTP सिस्टम, है ना. इसको हम जो सबसे आगे वही जीते, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम कहते हैं. इन द इलेक्टोरल रेस द कैंडिडेट हु इज अहेड ऑफ द अदर्स, जो सबसे आगे है, हु क्रॉसेस द विनिंग पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सब विनिंग पोस्ट है वो सबसे पहले जो पार करता है, इज द विनर. दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड प्लूरिटी सिस्टम. ठीक है, बहुलवादी व्यवस्था कहते हैं इसको, है ना. प्लूरिटी सिस्टम. दिस इज द मेथड ऑफ इलेक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमारे संविधान में ये लिखित है कि हमारे संविधान में कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे वो कैसे चुने जाएंगे? वो FPTP से चुने जाएंगे, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से चुने जाएंगे. सो नाउ अब हम एग्जाम्पल में वापस हो जाते हैं, जिस एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे. तो कांग्रेस पार्टी वोन ग्रेटर शेयर ऑफ सीट्स दैन द शेयर ऑफ इट्स वोट. उनको जितने सीट मिले थे, शेयर ऑफ वोट जितने मिले थे उससे कहीं ज़्यादा उनको सीट मिले थे. बिकॉज इन मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन विच इट्स कैंडिडेट वोन दे सिक्योर्ड लेस देन 50% ऑफ वोट. सो बहुत सारे कैंडिडेट उनके ऐसे थे, कांग्रेस के कैंडिडेट ऐसे थे कि जिनको वोट 50% से कम आए थे. यहाँ पे 40 आए. अब होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे 40 आया, एक सीट जीत गई कांग्रेस. फिर दूसरी जगह अगर इलेक्शन होते हैं जहाँ पे WXYZ ने चुनाव लड़ा, यहाँ Z को 15 सीट आ गए, है ना, Y को 20 सीट आई, है ना, और इसको 25 सीट आई,
और फिर इसको देखिएगा, फिर 40 हो जा रही है। सो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 40 हो गई। सो देन वी सी किसी, अगर कांग्रेस को 2 सीटों पे 40% सीट आ रही है, सो आउट ऑफ 2 अगर हम कहेंगे 2, बट यहाँ पे देखिएगा तो कांग्रेस के 2 कैंडिडेट जीत गए, एक यहाँ जीत गया एक कैंडिडेट, और दूसरा कैंडिडेट जो था वो यहाँ जीत गया। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। सो इसी तरीके से उस जो पर्टिकुलर चुनाव हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे जगह पे जहाँ पे कांग्रेस के 50% से कम वोट आए थे। वो तो सारे वोट को अगर आप ऐड करेंगे तो ओवरऑल 48% ही था, बट चूंकि वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में उस पर्टिकुलर सीट से जीत रहा था, तो ऐसे कम वोट परसेंटेज लाकर वो सीट जीत रहा था, तो नंबर ऑफ सीट्स उसके बढ़ गए, बट ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वोट 48 ही रह गए। सो द वोट्स दैट गो टू ऑल द लूजिंग कैंडिडेट्स, इसमें हो क्या रहा, जो लूजिंग कैंडिडेट्स को जितने भी वोट गए, जो ये कैंडिडेट है लूजिंग कैंडिडेट है, इनको 30 वोट गए, इनको 20 वोट गए, ये 10 वोट गए, सब बेकार हो गए एक्चुअली। कि फाइनली विनर तो 40 वोट से जीत गया, तो जो 60 लोग उसके अगेंस्ट वोट किए थे वो उसका कोई मीनिंग नहीं बचा। फॉर दोज कैंडिडेट और पार्टी गेट नो सीट फ्रॉम दोज सीट्स, तो जिस पार्टी को यहाँ से सीट नहीं मिली, ये पार्टी, ये अगर ये जिस पार्टी से ये बी खड़ा था उस पार्टी को यहाँ से कोई फायदा, जो उसको 30% वोट आए, इसको 40%, सिर्फ 10% का फर्क है। बट अगर देखा जाए एक्चुअली में, तो इसको 1 सीट है, इसको 0 सीट है, इसको भी 0 सीट है, इसको भी 0 सीट है। सो इन 3 आपके नज़रिए में ये 3 बराबर हो गए, बिकॉज तीनों को 0 सीट है, और ये 1 हो गया क्योंकि ये तो विनर्स है। बट द वन, अगर इन दोनों के बीच का परसेंटेज देखें तो सिर्फ 10% का वोट डिफरेंस है, यहाँ देखिए तो 20% का, और इन दोनों में 30% का, इसको काफ़ी कम वोट मिला है, बट डी और बी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों के सीट्स 0 है। सो दैट इज़ वॉट I am trying to make you understand. Suppose a party gets only 25% of the vote in every constituency, है ना, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 25% वोट मिले मान लिया जाए, बट एवरी वन गेट्स एल्स गेट्स लेस देन दैट वोट। अगर और भी कैंडिडेट्स हैं, और भी कैंडिडेट्स होंगे, तो ऐसा पॉसिबल है दोस्तों कि जो विनिंग कैंडिडेट है, जो सबसे विनिंग कैंडिडेट है, उसको सिर्फ 25% ही वोट आ रहे हैं, और बाकी को और कम कम आ रहे हैं, 20, 15 ऐसे करके उनको परसेंटेज आ रहे हैं, कम आते जा रहे हैं। तो अगर 20, 40, 50, 30, 80, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो लाइक we'll write here 5. So now this will make 15 plus 5 20 20 20 20 20 60 60 and 60 plus 50 75. So now we see, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं जो ये कैंडिडेट है ये सिर्फ 25 वोट लाकर ये जीत रहा है, और 75 लोगों ने इसको वोट नहीं किया, बट ये इसके सीट कितने 0, इसके वोट सीट कितने 0, इसके भी सीट 0, इसके भी सीट 0, इसके भी सीट 0, और इसको मिल गया, जो विनर है उसको 1 सीट मिल जाता है। सो सिर्फ 25 वोट लाकर ये जीत गया, और ये 20% वोट लाकर ये 0 पे है, ये 5% लाकर भी 0 पे। So this is what is happening. In that case, the party could win all the seats only with 25. तो ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ 25% वोट लाके भी पार्टी जीत जाएगी, और इवन लेस लाके। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, कैसा इमेजिन करने के लिए बोला गया, बट यस देयर इज ए पॉसिबिलिटी, देयर इज ए चांस कि इट कैन हैपन। सो आई होप फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, आई एम सेइंग आई होप फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बच्चों आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। नाउ हम दूसरे तरीके पे आते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व, है ना, प्रोपोर्शन, समानुपात एंड रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। सो लेट अस कंपेयर दिस to how elections take place in Israel, that follows a very different system of election. In Israel, once the votes are counted, each party is allotted the share of the seats in the parliament and proportion to its share of the votes. So Israel में क्या होता है कि जैसे अगर इलेक्शन हुआ और किसी पार्टी को 40% सीट आए, पार्टी को, दूसरी पार्टी को 30% सीट आए, तो उसके पार्लियामेंट में जितने भी सीट होंगे उसमें से 40% सीट्स उस पर्टिकुलर पार्टी को, सपोज दैट ये पार्टी ए से आए हैं, तो ए पार्टी को उस पार्लियामेंट में 40% सीट्स उसको मिल जाएंगे, जितने भी सीट्स हों, और पार्टी बी जो है उसके 30% है, तो यहाँ पे सिर्फ वोट उसको 30% यहाँ मिल रहा है। इट मीन्स कि उसके कैंडिडेट भी, जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे उसमें से जो उनको कैंडिडेट होंगे वो 30% उसके ही कैंडिडेट होंगे। इंडिया में भी अंडरस्टूड, इंडिया में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा हो सकता है कि 40% वालों को 80% सीट आ जाए, जैसे आ गया 48% वोट्स आए थे कांग्रेस को और सीट्स मिली थी मोर देन 80%, है ना।
Each party fills its quota. Each party fills its quota of seats by picking those many of its nominees from a reference list. वो अपना बनाते हैं रेफरेंस लिस्ट और उससे चुनते हैं. सो दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. इसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं, क्योंकि इसमें जिस प्रपात में, जिस प्रोपोर्शन में आपको वोट मिल रहे हैं, उसी प्रोपोर्शन में आपको रिप्रेजेंटेशन भी मिल रहा है ना. इन द पीआर सिस्टम देयर कुड बी टू वेरिएशंस. इसमें भी दो वेरिएशन है. इन सम कंट्रीज लाइक इसराइल और नीदरलैंड्स द एंटायर कंट्री इज ट्रीटेड एज अ वन कंस्टिट्यूएंसी एंड सीट्स आर एलोकेटेड टू ईच पार्टी अकॉर्डिंग टू इट्स शेयर ऑफ वोट्स इन द नेशनल इलेक्शन. सो पूरे देश को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया जाता है और फिर उसका कंडक्ट करते हैं चुनाव, जहाँ पे जिस परसेंटेज में वोट आया ओवरऑल उसी परसेंटेज में सीट्स दे दिए जाते हैं. Other method is when the country is divided into several multi-member constituencies, as in Argentina और Portugal. So अर्जिना और पुर्तगाल में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं, बट वहाँ भी सिस्टम विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी यही सिस्टम फॉलो किया जाता है कि ईच पार्टी प्रिपेयर्स ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर each constituency depending on how many have to be elected from that constituency, and in both these variations the voters exercise their preference for a party not a candidate. तो यहाँ पे आप एक्चुअली कैंडिडेट नहीं चुन रहे हैं, आप अपना एक्सरसाइज, आप जो वोटर्स है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रेफरेंस फॉर ए पार्टी. वो अपने पार्टी के लिए वो वोट कर रहे हैं, वो किसी व्यक्ति के लिए सिर्फ वोट नहीं कर रहे हैं. The seats in the constituency in a constituency are distributed on the basis of votes polled by a party. Thus, representatives from a constituency would and do belong to different parties. है ना. In India, we have adopted PR system on a limited scale for indirect election. भारत में भी ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक लिमिटेड स्केल में होता है ना, फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन, जहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है लिमिटेड तरीके. तो वहाँ पे इंडिया में भी ये सिस्टम फॉलो किया जाता है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स अ थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएशन ऑफ पीआर सिस्टम फॉर इलेक्शन. और इंडिया में जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम है वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा जटिल है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. वहाँ पहले आपने इसराइल में क्या देखा, इसराइल में अगेन आई रीआइट्रेट, इसराइल में पूरे कंट्री को क्या किया कि कंट्री में सब लोग वोट किए, जितने परसेंटेज वोट जिस पार्टी को मिले उस पार्टी को बोल दिया जाता है कि आप उतने परसेंट नॉमिनी अपने पार्लियामेंट में भेज दीजिए. दूसरा अर्जेंटीना में क्या देखा हमने, अर्जेंटीना में देखा कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग होते हैं और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो सिस्टम फॉलो किया जाता है. इंडिया में जो हम क्या कर रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम देख रहे हैं. यहाँ क्या कर रहे हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा एंड विधान परिषद, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इलेक्शन टू द राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, एंड विधान परिषद जो हमारे स्टेट्स में होते हैं, 5-6 स्टेट्स में जो विधान परिषद में जो चुनाव होते हैं वो ये सिस्टम फॉलो करते हैं. सो वो इनडायरेक्ट, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम फॉलो करते हैं. और इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे हम समझाते हैं राज्यसभा में कैसे आता है, उसके बाद हम दोनों में फ़र्क में आएंगे. सो ए थर्ड वेरिएंट ऑफ पीआर, दैट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. इंडिया में क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. एसटीवी इज फॉलोड फॉर राज्यसभा इलेक्शन. सो इंडिया में क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. एवरी स्टेट हैज ए स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा. हर एक स्टेट का एक कोटा है, ठीक है. जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल कि मान लिया गया कि राजस्थान से 20 आएंगे, बिहार से 14 आएंगे, ऐसे करके हर एक स्टेट से बांट दिया गया. द नंबर्स आर इलेक्टेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज, है ना. तो नंबर्स, वो क्या मेंबर्स जो होते हैं, उसके सदस्य जो होते हैं वो कैसे, किनके द्वारा चुने जाते हैं, हमारे द्वारा नहीं, डायरेक्टली नहीं चुने जा रहे, आम जनता के द्वारा डायरेक्टली नहीं चुने जा रहे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. हमने किसको चुना, हमने स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स को चुना, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को चुन रहे हैं. सो इट्स ए इनडायरेक्ट इलेक्शन. हम डायरेक्ट कहाँ कर रहे हैं, डायरेक्ट हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हम डायरेक्ट चुन रहे हैं, लोकसभा में हम डायरेक्ट चुन रहे हैं. बट जब मैटर ऑफ कम टू द राज्यसभा, तो हमारे जो स्टेट के मेंबर्स हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, वो इनको चुन रहे हैं. तो हमने यहाँ पे इलेक्शन हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन. एंड द वोटर्स आर एमएलएस, है ना, एमएलएस इन दैट स्टेट. एवरी वोटर इज रिक्वायर्ड टू रैंक कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू हिज और हर प्रेफरेंस. तो हर एक वोटर जो होता है वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट है, लाइक वहाँ पे ए, बी, सी, डी 4 कैंडिडेट है और मिस्टर एक्स को वोट करना है, तो ये अपना वोटिंग देता है कि ए को फर्स्ट दिया, सी को इसने सेकंड प्रेफरेंस दिया, बी को इसने थर्ड प्रेफरेंस दिया, डी को इसने फोर्थ प्रेफरेंस दिया. मिस्टर वाई जब आए, मिस्टर वाई जो दूसरे वोटर हैं, ये एक एमएलए है, ये दूसरे एमएलए हैं, इन्होंने वोट किया,
तो इन्होंने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, ए को सेकंड प्रेफरेंस दिया, डी को इन्होंने थर्ड प्रेफरेंस दिया और बी को इन्होंने फोर्थ प्रेफरेंस। सो यहाँ प्रेफरेंसिंग हो रहा। हम जो फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम, जब हम लोकसभा या स्टेट असेंबली विधानसभा की जो चुनाव करते हैं उसमें क्या जाता है, उसमें लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, उसमें से हम एक को वोट देते हैं एंड रेस्ट उस सारे कैंडिडेट को जीरो हो गया, एक एंड जीरो। यहाँ पे हम सबको प्रेफरेंस दे रहे हैं कि ही इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, ही इज़ माई सेकंड प्रायोरिटी, ही इज़ माई थर्ड प्रायोरिटी, ही इज़ फोर्थ प्रायोरिटी। ऐसे हम प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं। टू बी डिक्लेयर्ड द विनर, तो इसमें इसका कैलकुलेशन क्या है, टू बी डिक्लेयर्ड ए विनर। आप इसमें जीतेंगे कैसे, विनर कैसे बनेंगे? द कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ मिनिमम कोटा ऑफ वोट। इसमें कोटा ऑफ वोट जीतना होता है। कैसे? टोटल वोट्स पोल्ड, जितने वोट दिए गए, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड प्लस वन। लाइक फॉर एग्जांपल कि किसी भी राजस्थान से सपोज दैट राज्यसभा के 4 मेंबर चुने जाने हैं, राज्यसभा के 4 मेंबर चुने जाने हैं एंड वहाँ 200 एमएलए हैं, तो 200 एमएलए, तो टोटल वोट्स पोल्ड कितने, 200 वोट यहाँ की पड़ेगी, है ना, 200 वोट यहाँ पे पड़ेंगे। एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, यहाँ लिख रहा है ना 200, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल 200 एंड टोटल कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, 4 कैंडिडेट को चुनना है तो प्लस 1 लिखेगा। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप जस्ट समझ लीजिए एंड इस फॉर्मूले में आपको उसको फिट करना होगा कि 200 नीचे 4 चुने जाएंगे प्लस 1 एंड ओवरऑल इसमें फिर प्लस 1 आप करेंगे, तो दिस विल बिकम 200 बाई 5 प्लस 1, तो 200 बाई 5 कितना होता है दोस्तों, 40। सो दिस विल बिकम 40 प्लस 1, सो दिस मेक्स इट 41। सो ऐसे 200 लोगों ने अपना प्रेफरेंस दिया होगा, मिस्टर एक्स ने, मिस्टर वाई ने, मिस्टर जेड ने, तो ऐसे 200 लोगों ने अपना अपना प्रेफरेंसिंग दिया। तो 200 लोगों में से जो उसने प्रेफरेंसिंग दिया, जिस व्यक्ति को 41 मतलब 41 लोग या उससे ज़्यादा, 41 से उससे ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाएंगे, वो बंदा जीत जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हो सकता है कि और भी कैंडिडेट्स हैं, तो सपोज दैट ए को भी हमें 4 जीतना है ना, और सपोज दैट आई जस्ट राइट इट है कि और भी कैंडिडेट खड़े हैं ई एफ, तो इसको 5, इसको 6, इसको 6, इसको 5 प्रेफरेंस दे दिया। तो यहाँ पे 6 कैंडिडेट खड़े हैं, ए बी सी डी ई है, ठीक है, और 200 लोगों ने वोट किया। तो होगा क्या कि जिस भी कैंडिडेट जिस को 40 से ज़्यादा मिल गए हैं, जिस व्यक्ति को इसमें 40 से ज़्यादा मिल गए, सपोज दैट ए को मिल गए, तो ए जीत गया। ए को फर्स्ट प्रेफरेंस नंबर यहाँ एक दिया, और किसी ने दिया, और किसी ने दिया, तो ए विल विन। नाउ सी को अगर मिले 40 से ज़्यादा, नंबर 1, या फिर सॉरी बी को यहाँ दिख रहा हुआ, तो बी को अगर 40 से ज़्यादा मिले तो बी भी जीत जाएगा। अगर सी को मिले हैं 40 से ज़्यादा तो सी भी को जीतेगा। एफ को मिले हैं तो एफ भी जीत जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि 3 को मिले और चौथा व्यक्ति बन ही नहीं रहा कैलकुलेशन में, कि 3 व्यक्ति को तो मिले 41, लेकिन चौथा व्यक्ति को 41 नहीं बनना। तो अगर जब चौथा कोई व्यक्ति 41 नहीं बनेगा, सपोज दैट व्हाट विल हैपन इन दैट केस, कि जब अगर कोई फोर्थ व्यक्ति नहीं बनेगा तो देन जो बंदा जिसको सबसे कम मिले होंगे, 3 तो जीत गए, ए बी सी तो जीत गए, अब डी ई एफ में से हमें निकालना है, चौथा कोई बन नहीं रहा जिसका 41 है। तो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि ई का जो है उसको सबसे कम वोट मिले हैं, उसका प्रायोरिटी 1 जो रेफरेंस 1 है उसका मिनिमम है, उसको बहुत सबसे कम लोगों ने में, तो इसके वोट्स को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। अगेन अंडरस्टैंड, ई को क्या है, ई को ध्यान से समझना दोस्तों, ई को सबसे कम नंबर 1 वोट मिले हैं, एक नंबर पे उसकी प्रेफरेंस जो है सबसे कम मिले। 3 हम चुन लिए हैं, एक हमें और निकालना है, तो अब कोई 41 हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, ई के वोट को हम डिसबैंड कर देंगे, क्योंकि ई को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस के नंबर मिले। अब ई को हम डिसॉल्व कर देंगे, ई को जो नंबर 2 जिसको मिला है, ई में जिसने नंबर 2 मिला होगा, तो डी को मिला होगा, एफ को मिला होगा, ए बी सी को मिला होगा तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, डी और एफ को मिला होगा तो उससे हमें मतलब है, क्योंकि इन दोनों में से निकालना है। ई तो बाहर हो गया रेस से, अब इन दोनों में से एक नहीं, तो इसको अब जितने इसको मिले हैं नंबर 2 और जितने इसको नंबर 2 मिले हैं उसको काउंट किया जाएगा, उसको नंबर 1 समझ जाए, और वो प्रेफरेंस नंबर 2 वो विल बिकम, अगर इसको ऐड करने के बाद पहले इनका 41 हो जाता है या इनका 41 हो जाता है, जिसका भी 41 हो जाता है, सपोज दैट नंबर 2 इसको 50 नंबर 2 इसको ज़्यादा मिले और इसको जोड़ने से इनके 41 हो जाते हैं। पहले कुछ इनके खुद के फर्स्ट प्रेफरेंस में सपोज दैट 31 थे, इनके खुद के फर्स्ट प्रेफरेंस में 31 थे, और बाद में जब इसके ई के जब जोड़े, जब सेकंड प्रेफरेंस वाले सीट जोड़े गए तो इसमें सपोज दैट यहाँ पे 10 बन जाते हैं, तो ये व्यक्ति का 41 हो गया।
नाउ यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इसका सपोज दैट इसका अपना 32 था, लेकिन इसका सेकंड प्रेफरेंस सिर्फ 8 ही बना, तो ये व्यक्ति 40 पे ही रह गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि डी जो था, डी को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस 32 था, लेकिन वो हार गया। 32 लोगों ने बोला था कि डी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है जीतने के लिए, लेकिन वो हार गया। 31 लोगों ने एफ को बोला था कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जीतने के लिए, लेकिन वो जीत गया। क्योंकि नंबर 2 प्रेफरेंस 32 पूरे हुए ना, 31 पूरे, 41 काउंट हो नहीं रहा था। और जब ये काउंट नहीं हुआ तो डिसॉल्व किया गया ई के वोट्स को, क्योंकि ई को बहुत कम वोट मिले थे, और ई के जब वोट नहीं हुए तो उनके जो सेकंड प्रेफरेंस में थे उसमें एफ ज़्यादा निकल गया और एफ जीत गया। सो दिस इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा हम दोनों एफ पी टी पी एंड पी आर सिस्टम के थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सेंचुरी द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट। राज्य उसको स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट में बांट दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी और डिस्ट्रिक्ट, उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी या हम जिले में बोल सकते हैं, लेकिन उस तरीके से उनको अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इसमें क्या है, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया इज डिमार्केटेड एज कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी मानते हैं। द इंटायर कंट्री में भी वन कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑल्सो, पूरा देश एक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी इसमें हो सकता है। लाइक व्हेन वी कम टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, सो एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, एक प्रतिनिधि। मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव्स में भी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना सर। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज़्यादा हो सकते हैं, वो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कितने चुने जाने हैं, तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। वोट्स फॉर कैंडिडेट, जो वोटर्स है वो कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं। यहाँ पे वोटर्स जो है वो पार्टी के लिए वोट करते हैं, कैंडिडेट के लिए नहीं, पार्टी के लिए वोट करते हैं। ए पार्टी मे गेट मोर सीट्स दैन वोट्स इन द लेजिस्लेचर। जितने उसको परसेंटेज ऑफ वोट्स आए उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज वो सीट्स ला सकता है। बट यहाँ पे एवरी पार्टी गेट सीट्स इन लेजिस्लेचर इन द प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स दैट इट गेट। जितने परसेंटेज उसको वोट मिले हैं उतने ही परसेंट उसका रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि यहाँ पे पार्टी को वोट मिला, पार्टी को अगर 45% वोट मिली है तो उनको 45% सीट ही उनको दी जाएगी। यहाँ पे क्या, यहाँ पे वोट 45% मिले, लेकिन हो सकता है कि सीट उसको 70% मिल जाए। ए कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजोरिटी। यहाँ पे जो बंदा जीत रहा हो उसको 50% से ज़्यादा वोट आए ऐसा जरूरी नहीं है, और आता ही नहीं है मोस्टली, मतलब कभी कभार आता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया में जो विनर होता है उसको 50% से कम वोट आते हैं। यहाँ कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन गेट्स द मेजोरिटी ऑफ द वोट। यहाँ जो कैंडिडेट जीतेगा उसको मेजोरिटी वोट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि द कैलकुलेशन इज लाइक दैट। यहाँ इंडिया, यूके, इंग्लैंड में ऐसा माना जाता है, ऐसा सिस्टम फॉलो किया जाता है। इजराइल, नीदरलैंड्स में ऐसा सिस्टम फॉलो किया जाता है। नाउ व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द एफपीटीपी सिस्टम, है ना। अब ये एक सही सवाल है कि भारत को जब दोनों चीज़ पता था तो भारत ने ये वाला सिस्टम ही क्यों चुना। द आंसर इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेस। ऐसा अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा तो समझ में आ गया होगा कि हम भारत ने ऐसा क्यों चुना है। भारत के चुनने का पीछे यू हैव द एक्सप्लेनिंग द राज्यसभा इलेक्शन यू शुड हैव नोटिस्ड दैट इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। तो पहला तो यार ये जो सिस्टम है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, जो हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। जब इसका आपका कैलकुलेशन में आपको समझा रहा होगा तभी आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। तो ये एक छोटे से कंट्री में तो ये काम कर सकता है, बट भारत जैसे बड़े सब कॉन्टिनेंटल कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे एक महाद्वीप जैसे कंट्री में ये नहीं हो पॉसिबल है, ये मतलब उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। बिकॉज पहली बात तो आप ये समझिए कि पॉपुलरिटी एंड सक्सेस ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। तो ये सिंपल सा है। एएफटीपी में आपको सिंपल से बता रहे हैं, हमको जाना है 10 कैंडिडेट है, एक को वोट देंगे, जो वोट देगा हमें पता चल जाएगा मेरा वाला जीत गया या हार गया, बस दैट्स ऑल। जीत है या हार है, खत्म, या तो 1 है या 0 है। सो द एंटायर इलेक्शन सिस्टम इज एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत ही साधारण है टू अंडरस्टैंड। इवन द कॉमन वोटर्स, इंडिया में जैसे आज़ादी के बाद भारत में तो और भी कम ये था, हमारी जागरूकता और लिटरेसी और भी बहुत कम थी। तो यहाँ पे आम आदमी को भी बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ सकता है कि भाई बस जिसको वोट दिया अगर ज़्यादा आया तो जीत गया। सो जिसको ज़्यादा समझ नहीं है पॉलिटिक्स की, चुनाव की, वो भी समझ सकता है। ऑल्सो देयर इज़ ए क्लियर चॉइस
प्रेजेंटेड टू द वोटर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के टाइम पे भी वोटर्स को क्लियर चॉइस पता है। वोटर्स हैव टू सिंपली एंडोर्स ए कैंडिडेट और ए पार्टी वाइल वोटिंग। तो या तो आप जब वोट करने जा रहे हैं तो या तो आप पार्टी को देखेंगे कि हाँ मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, उस पार्टी का कैंडिडेट है उसको वोट दे दिए, या अगर मैं कैंडिडेट पसंद है कि भाई मैं वो पार्टी लाइन्स पे नहीं बट मुझे ये कैंडिडेट पसंद है मैं उसको वोट कर दिया, कहानी खत्म। बट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स वोटर में इधर गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द पार्टी या कैंडिडेट, या बैलेंस कर सकते हैं कि हाँ पार्टी के लिए प्रेफरेंस या फिर हम कभी कभी ऐसा बैलेंसिंग भी करते हैं कि यार नहीं नहीं ये पार्टी तो अच्छी पार्टी है और इस पार्टी का एक कैंडिडेट ठीक ठाक है, कहीं देखते नहीं ये पार्टी तो बहुत अच्छी है बच्चा अच्छा है बट कैंडिडेट बहुत बुरा है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सो यू कैन चूज इधर द ऑन द पार्टी बेसिस, इधर यू कैन चूज ऑन द डायरेक्टली ऑन द कैंडिडेट्स प्रोफाइल, और यू कैन बैलेंस द बोथ एंड देन यू चूज। So the AFTP system offers voters a choice not simply between parties but specific candidates। यहाँ पार्टी से सिर्फ आपको लॉयल होने की जरूरत नहीं, आपको एक सही कैंडिडेट भी चुनने की मतलब आपके पास मौका है कि आप सही कैंडिडेट को भी चुन सकते हैं। इन अदर इलेक्ट्रल सिस्टम स्पेशली PR सिस्टम में क्या है, वोटर आर ऑफन आस्क्ड टू चूज ए पार्टी। वहाँ तो आपको पार्टी को वोट करना और पार्टी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बैठाएगी, है ना। सो एज ए लिस्ट देयर इज नो वन रिप्रेजेंटेटिव हु रिप्रेजेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वन लोकेलिटी। सो देर इज़ नो वन रिप्रेजेंट, कोई एक प्रतिनिधित्व नहीं है जो पूरे क्षेत्र की प्रतिनिधित्व कर रहा है वो। इन कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड सिस्टम लाइक FTP द वोटर्स नो हु देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव इज। यहाँ पे आपको पता है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, वहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि आपके लोकेलिटी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, क्योंकि आपने पूरे कंट्री के लिए 45% वोट दे दिया किसी एक पार्टी को और 45% सीट आ गए। बट यहाँ पता है कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं वहाँ पे ये व्यक्ति जीत कर आया और आप उसको अकाउंटेबल कर सकते हैं। हिम और हम हर यू कैन मेक अकाउंटेबल कि मैंने आपको चुन के भेजा ना, वो आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे लिए सही प्रतिनिधित्व करना। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ सोचा गया कि द मेकर्स ऑल्सो फेल्ट में हमारे संविधान निर्माताओं ने यह भी सोचा कि PR बेस्ड सिस्टम मे नॉट बी सुटेबल फॉर गिविंग स्टेबल गवर्नमेंट, है ना। PR इसमें इन्हें पार्लियामेंट्री सिस्टम, भारत में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो यहाँ पे ये सुटेबल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे क्या होता है एग्जैक्टली डिटेल में हम आगे अगले चैप्टर में, अगला चैप्टर ही एग्जीक्यूटिव है उसमें जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। बट दिस सिस्टम रिक्वायर्स दैट द एग्जीक्यूटिव हैज़ मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि पार्लियामेंट के अंदर एक एग्जीक्यूटिव होती है और वो पार्लियामेंट हेड होता है, पार्लियामेंट हेड है उसके अंडर उसकी एक पार्ट एग्जीक्यूटिव होती है एंड एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर का मेजोरिटी एंजॉय करना होता है। सो PR सिस्टम में नॉट प्रोड्यूस ए क्लियर मेजोरिटी। PR सिस्टम में क्लियर मेजोरिटी नहीं हो सकती कि यहाँ तो उसी बंदे की सरकार बनेगी, उसी पार्टी की सरकार बनेगी या ग्रुप ऑफ पार्टीज की सरकार बनेगी जब उसको 543 सीट से लोकसभा में तो उसको 273 लाना ही लाना है, 50% +1 से आपको एक्स्ट्रा लाना ही लाना है, तभी आप करने बनेंगे 273 में। बट उसमें क्या है कि अगर 543 और आपने सिर्फ आपकी 40% आए, किसी पार्टी को 30% आए, तो जो पार्टी जो विनिंग पार्टी जो लीडिंग पार्टी है उसकी 40% ही सीट है, उसको 50 से ऊपर नहीं जा रहा है उसका सीट। बट फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम में किसी एक गुट को, एक पार्टी को या एक कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज को 50% से ज़्यादा सीट रहेगी, क्लियर मेजोरिटी रहेगा। So this system, the FTP system, make it possible for parliamentary government to function smoothly। इसलिए सरकार स्मूथली एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में स्मूथली सरकार रन कर सकते हैं इफेक्टिवली बाई फैसिलिटेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट। तो एक स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ बन सकता है इस सिस्टम में। फाइनली द FPTP सिस्टम इनकरेज वोटर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स टू कम टुगेदर। ये डिफरेंट जो सामाजिक ग्रुप है उससे एक साथ आने का भी मौका देता है टू विन इलेक्शन इन ए लोकेलिटी, है ना। इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया ये PR सिस्टम वुड इनकरेज ईच कम्युनिटी टू फॉर्म इट्स ओन नेशन वाइड पार्टी। तो इंडिया में क्या है कि अगर इतने बड़े कंट्री में अगर हम PR सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई कम्युनिटी होगी, इनकरेज ईच कम्युनिटी, हर एक कम्युनिटी को अपना एक नेशन वाइड एक पार्टी बना लेंगी। बट ये जो है FPTP सिस्टम इट इनकरेज वोटर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग ग्रुप के पार्टी टुगेदर आके इलेक्शन जीत सकते हैं, क्योंकि जो पार्टी है हर एक जगह पे आपको देखना होगा एक ही पार्टी है लेकिन उसको पैन इंडिया प्रेजेंस देना, तो हर एक क्षेत्र में कि बिहार की जनता को इस तरीके के वो लोगों के वोट चाहिए तो वहाँ वो ऐसे कैंडिडेट खड़ा करेगी, जम्मू कश्मीर में वो डिफरेंट पैरामीटर्स पे कैंडिडेट खड़ेगी, महाराष्ट्र में वो डिफरेंट पैरामीटर्स पे वोट करेगी। तो आपका जो पार्टी के जो कैंडिडेट्स होंगे वो डिफरेंट लोकेलिटी के बेसिस पे उनका कैंडिडेट सिलेक्शन होगा। बट अगर आप PR बेस्ड पे है तो भाई मेरे को अपना 25% मैं बिहार साइड से अपना खड़ा कर दिया, उधर से 25% वो वोट लाऊंगा और मेरी पूरी पार्टी ही उस टाइप की सिर्फ उसी
क्षेत्र के लोगों से उसी उसी मानसिकता के लोगों को मैं बना सकता हूँ अपना वहाँ पे मेंबर. सो दिस में ऑल्सो हैव बीन ए बैक ऑफ द माइंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर. ये भी शायद हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में रहा होगा. द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कन्फर्म्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. जो AFT. So the experience of the AFTP system has proved to be simple and familiar to ordinary voters. ये काफ़ी सिंपल है और फेमिलियर है ऑर्डिनरी वोटर्स के लिए. इट हैज़ हेल्प लार्जर पार्टीज टू विन क्लियर मेजोरिटीज. लार्जर पार्टी आराम से मेजोरिटी जीतती है सेंटर एंड स्टेट लेवल पे. द सिस्टम एंड ऑल्सो डिस्करेज्ड पॉलिटिकल पार्टीज दैट गेट ऑल देयर वोट्स ओनली फ्रॉम वन कास्ट और कम्युनिटी. ये ऐसा इंश्योर करती है कि जो पार्टी है, डिस्करेज करती है कि जो पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी, वो सिर्फ एक कास्ट या कम्युनिटी से वोट नहीं लेगी, क्योंकि फिर उसका पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं होगा, उसको 50% से वोट आने में दिक्कत होगी. सो नॉर्मली द वर्किंग ऑफ AFTP सिस्टम रिजल्ट्स इन टू पार्टी सिस्टम. यहाँ जनरली ऐसे में टू पार्टी सिस्टम होता है. दिस मीन्स दैट देयर आर टू मेजर कॉम्पिटिटर्स फॉर द पावर. यहाँ ऐसे में जनरली दो मेजर पावर कॉम्पिटिटर होते हैं एंड पावर इज ऑफन शेयर्ड बाई दिस टू पार्टीज ऑल्टरनेटली. सो दो बड़ी पार्टियां जनरली फॉर्म हो जाती है और वो चुनाव में लड़ते हैं और उन दोनों के बीच में ही जनरली कंपटीशन होता है और उनमें से एक ऑल्टरनेटली पावर में आते रहते हैं. इट इज़ डिफिकल्ट फॉर न्यू पार्टीज और थर्ड पार्टी टू इंटर द कंपटीशन एंड शेयर पावर. सो जो नई पार्टियां होती हैं उसको कंपटीशन में आने में और पावर शेयर करने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है. इन दिस रिस्पेक्ट द एक्सपीरियंस ऑफ AFTP इन इंडिया इज स्लाइटली डिफरेंट. हाउएवर ये जनरल ट्रेंड है AFTP सिस्टम का. इंडिया में थोड़ा सा इसका डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है ना. आफ्टर इंडिपेंडेंस दो वी अडॉप्टेड AFTP सिस्टम, जबकि हमारे देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चुना गया. देयर इमर्ज्ड वन पार्टी डोमिनेंस. हमारे यहाँ एक पार्टी का ही डोमिनेंस बहुत सालों तक रहा, दैट यू ऑल नो. कांग्रेस पार्टी बहुत सालों तक राज की. अलॉन्ग विथ इट देयर एग्जिस्टेड मेनी स्मॉलर पार्टीज, और उसके साथ बहुत सारी पार्टियां थी. इन 1989 इंडिया इज विटनेसिंग द फंक्शनिंग ऑफ मल्टी पार्टी कोलिशन. सो 1989 के बाद से आफ्टर 9 इंडिया में जनरली मल्टी पार्टी कोलिशंस बने हैं. ठीक है, बट ये बुक शायद 2014 से पहले लिखा गया. 2014 के पहले कॉलिशन गवर्नमेंट नहीं, मतलब 2014 के पहले सारी गवर्नमेंट जनरली कॉलिशन गवर्नमेंट थी. बट 2014 के बाद जनरली दो इट वाज ए कॉलिशन गवर्नमेंट ओनली, टेक्निकली इट वाज ए कॉलिशन गवर्नमेंट. बट BJP इटसेल्फ वन पार्टी हैड वोन मोर देन 273. तो टेक्निकली वो बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के अपनी सरकार चला सकती थी. बट अगेन 2024 के रिजल्ट आने के बाद हम देख रहे हैं इट्स अगेन ए कॉलिशन गवर्नमेंट. So at the same time gradually in many states a two party competition is emerging. और at the same time बहुत सारे राज्यों में दो पार्टियों के बीच में भी आपस में कंपटीशन चल रहा है. जैसे यूपी में बहुत दिनों तक SP BSP में कंपटीशन चलता रहा. तमिलनाडु में इट्स DMK वर्सेस AIDMK. बिहार में JDU एंड RJD के बीच में टफ कॉम्पिटिशन है. बट वहाँ अदर भी पार्टीज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी. बट बहुत सारे स्टेट में ऐसा हमने देखा है कि टू पार्टी सिस्टम चल रहा है, टू पार्टीज में आपस में कॉम्पिटिशन है. बट द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द इंडियन पार्टी सिस्टम इज दैट द राइज ऑफ कोलिशन हैज मेड इट पॉसिबल फॉर न्यू एंड स्मॉलर पार्टीज टू इंटर इनटू इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन इन स्पाइट ऑफ द FTP सिस्टम. तो जब चूंकि दो इसमें FTP सिस्टम फॉलो किया जा रहा, बट ये सिस्टम है कोलिशन गवर्नमेंट वाला जो सिस्टम है, इससे बहुत सारी हम देख रहे हैं कि नए और छोटी छोटी पार्टियां भी चुनावी कंपटीशन में मैदान में कूद रही हैं.